दोस्तों, कैसे हैं आप लोग कैसे हैं ये मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव के तहत यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव इनिशिएटिव के तहत, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में आज डे 31 पर आ गई हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को पॉलिटी पहले कवर करवाया। ठीक है, उसके बाद अब मॉडर्न हिस्ट्री ही चल रहा है ना। और अब ये बस 4 या 5 दिन का बचा है उसके बाद। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इसमें पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करवाती जा रही हूँ। तो बस 4 या 5 में मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा और उसके बाद मैं अनदर सब्जेक्ट चूज़ करूँगी। इस यूपीएससी प्रीलिम्स इनिशिएटिव में आप लोगों को डे वाइज यूपीएससी को डिकोड करके, ठीक है, उसके थीम्स कवर करवाए जाते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करवाए जाते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है। ठीक है, और आपको यूपीएससी रिलेटेड प्रॉपर गाइडेंस दिया जाता है। तो आप लोग चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी यूपीएससी जर्नी को और भी अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और आप लोगों को अगर ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसे ही कंटिन्यू रखूँगी। ठीक है, मुझे बताइए आप लोग को ये प्रेजेंटेशन कैसी लगती है। चलिए अब हम लोग आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को गुड मॉर्निंग नहीं बोला। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक, और एक रिक्वेस्ट और है। रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों से जितने भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देने की कोशिश करा करिए, जिससे आप लोगों का माइंड और भी ज़्यादा तेज़ रहेगा। माइंड स्टॉर्मिंग आप लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो माइंड स्टॉर्मिंग का मतलब यही है कि जब भी कोई भी टॉपिक आप लोगों को दिया जाए तो तुरंत दिमाग में वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि हाँ, इसका आंसर ये है, और लिखने को बोला जाए तो आप लोग लिख भी सको। यही है माइंड स्टॉर्मिंग का मतलब। और यूपीएससी में एक माइंड स्टॉर्मिंग और दूसरा रिवीजन सक्सेस की बन जाती है। ठीक है, बहुत से टॉपर्स को देखा होगा और बहुत से लोगों से सुना भी होगा कि ये चीज़ें करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आप लोग A4 साइज़ का पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए। ठीक है, कहीं शांत जगह में, और 30 से 40 मिनट अपना फोकस सिर्फ मेरी बातों पर आप लोग रखेंगे। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये सुंदर सी पीपीटी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 1-2 दिन में अपने टेलीग्राम चैनल के लिंक डाल दूंगी इसी चैनल पर। आप लोग उसको ज्वाइन करके आप लोग इस पीपीटी के हिस्से, आप इस पीपीटी को ज्वाइन कर सकते हो, ले सकते हो, और कभी भी ऑनलाइन वे में पढ़ सकते हो। ठीक है, वैसे तो नोट्स बनाना ही सबसे अच्छा ही होता है। ठीक है, आप जो भी पढ़ाया जाए बुलेट पॉइंट्स में लिखते जाओ। एक पन्ने में A4 साइज़ में आज की क्लास लिख लोगे, आप लोग हमेशा उसको याद करने, हमेशा उसको रिकॉल करने में सक्षम रहोगे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। अगर असहयोग आंदोलन का टाइम पीरियड हम लोग देखें तो 1919 से 1922 तक का टाइम पीरियड है। 1919 से और 1922 का टाइम पीरियड है असहयोग आंदोलन का। ठीक है, अब देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है असहयोग आंदोलन की। मतलब पहले खिलाफत आंदोलन को देख लेंगे, ये है खिलाफत आंदोलन का टाइम पीरियड। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन को पहले हम लोग देखेंगे, उसके बाद असहयोग आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी नज़रें एकदम गड़ाए रहना, है ना। चलिए देखो, पहला पॉइंट क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, जब तुर्की का विभाजन हो रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की का विभाजन कर दिया गया, जिसमें खलीफा को हटा दिया गया। वहाँ पर प्रधान कौन होते थे? वहाँ पर प्रधान खलीफा होते थे। भाई, तुर्की मुस्लिम कंट्री है ना, तुर्की मुस्लिम कंट्री है एक तरह से देखा जाए, है ना। तो मुस्लिम में खलीफा, मतलब मुस्लिम में जो खलीफा होते हैं वही प्रधान होते हैं, है ना। तो वहाँ पे खलीफा के पद को हटा दिया गया, जो कि मुस्लिम में सबसे बड़ा पद माना जाता है। ठीक है, हटा दिया गया, और जिससे मुसलमान जो थे वो नाराज़ हो गए वहाँ पर। फिर उसके बाद 1919 में क्या बनाया गया? खिलाफत समिति बनाई गई, जिसके तहत क्या किया गया? अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद और अन्य द्वारा तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विरोध करने के लिए गठित की गई थी। क्या? खिलाफत समिति। अगर खिलाफत समिति पर क्वेश्चन बनता है तो आप लोग ये स्टेटमेंट जरूर याद रखोगे, क्योंकि बन सकता है। ठीक है, उसके बाद
फिर गांधी जी की रणनीति इसमें क्या हुई कि खिलाफत के बड़े पैमाने पर आंदोलन के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के लिए वे अवसर के रूप में देखना चाहते थे कि तुर्की में भाई मुसलमान लोगों को, मुस्लिम लोगों को चलते खिलाफत आंदोलन का खिलाफत समिति रखी गई, खिलाफत आंदोलन किया गया। तो गांधी जी की रणनीति यही थी कि अब वहाँ से प्रेरणा लेके भारत में हिंदू और मुस्लिम की एकता को एकजुट करने के वे अवसर देख रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फिर उसके बाद कांग्रेस और खिलाफत सम्मेलन में क्या था कि अखिल भारतीय सम्मेलन, जो कि नवंबर 1919 में स्थापना की गई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखोगे कि अखिल भारतीय सम्मेलन 1919। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया। कांग्रेस का समर्थन इसमें किया गया। कांग्रेस ने समर्थन इसमें क्या किया कि धार्मिक मुद्दे की खिलाफत को शामिल करने के तिलक के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए गांधी जी को असहयोग आंदोलन का समर्थन भी किया। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन का शुभारंभ और प्रसार कैसे होता है देखते हैं। इसके प्रमुख घटनाक्रम में अगर हम देखें शुभारंभ के लिए यानी कि शुरुआत के लिए, तो फरवरी 1920 का टाइम पीरियड है जिसमें अली ब्रदर्स, मौलाना आज़ाद और अन्य द्वारा तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए गठित की गई थी। ठीक है, क्या 1920 में अली ब्रदर्स और मौलाना आज़ाद और अन्य द्वारा तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के लिए क्या गठित की गई थी? खिलाफत समिति। ठीक है, और फिर मई 1920 में क्या थी कि सेब्रीज की संधि होती है। इसमें क्या था कि तुर्कियों को विभाजित कर दिया था इसने। ठीक है, फिर 31 अगस्त 1920 का घटनाक्रम क्या है कि खिलाफत समिति ने औपचारिक रूप से असहयोग आंदोलन, ठीक है, NCM शुरू किया। ठीक है, NCM का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बोले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ठीक, 1922। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। फिर देखो सितंबर 1920 की घटना क्या थी, सितंबर 1920 में क्या हो रहा था कि कलकत्ता अधिवेशन लाया गया। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में जो कि निम्नलिखित लक्ष्यों के साथ लाया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन को अपनाया गया। ठीक है, अब कलकत्ता अधिवेशन को लाने के जो लक्ष्य थे वो क्या क्या थे, पहले हम लोग वो देखेंगे। जिसमें पहले बहिष्कार का पॉइंट अगर हम लोग देखें तो असहयोग आंदोलन को सरकारी स्कूल, न्यायालय, है ना, असहयोग आंदोलन ने सरकारी स्कूल, न्यायालय, विदेशी कपड़ा, विधान परिषद, इन सब का पहले बहिष्कार किया। ठीक है, फिर अगर स्वदेशी चीज़ों के बारे में देखें तो स्वदेशी यानी कि खादी, पंचायत, न्याय, इन सबको बढ़ावा दिया और इन सबको अपनाया। ठीक है, और अगर त्याग देखें कि त्याग क्या क्या इसमें किया गया, तो सरकारी नौकरियां, उपाधियां और सम्मान, इन सब चीज़ों का त्याग कर दिया गया था असहयोग आंदोलन के दौरान। अगर आप लोगों को इस बीच में कोई भी डाउट हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, फिर दिसंबर 1920 का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या हुआ कि नागपुर अधिवेशन, जो कि कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से जन संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि जन आंदोलन और भागीदारी में क्या बात करते हैं, जिसमें छात्रों ने, हजारों लोगों ने स्कूल छोड़ दिए। इसका परिणाम क्या हुआ कि हजारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए। जामिया मिलिया, ये स्कूल का नाम है। फिर काशी विद्यापीठ, ये भी स्कूल का नाम है। जैसी राष्ट्रीय संस्थाएं स्थापित की गई। ठीक है, वकील क्या थे कि मोतीलाल नेहरू, CR दास यानी कि चिदम्बरम दास, राजेंद्र प्रसाद सहित कई लोगों ने वकालत भी छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद व्यापारी वर्ग जो था उसमें स्वदेशी का समर्थन किया गया, लेकिन श्रमिक अशांति की आशंका जताई जा रही थी। आप लोग इतना समझ पा रहे हो चीज़ों को? ठीक है, फिर किसानों ने इसे जमींदारों और व्यापारियों के खिलाफ विरोध करने का अवसर के रूप में भी देखा। ठीक है भाई, 1920 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, ठीक है, उसमें इन चीज़ों का बहिष्कार कर दिया गया कि भाई सरकारी स्कूल, न्यायालय, विदेशी कपड़े, इन सब का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको सब कुछ स्वदेशी चाहिए, खादी चाहिए, पंचायत चाहिए न्यायालय की जगह। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स द्वारा जितनी भी चीज़ें बनाई जा रही थी उन सब का भारतीयों के द्वारा बहिष्कार किया जा रहा था और अपनी स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जा रहा था। ठीक है, और त्याग, सरकारी नौकरियां, उपाधियां, सम्मान, इन सब का त्याग भारतीय लोग उस टाइम पर कर रहे थे। ठीक, असहयोग आंदोलन के दौरान।
ठीक है। फिर 1920 का जो टाइम पीरियड आता है उसमें नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन होता है। उसमें क्या किया गया था कि कांग्रेस ने संवैधानिक तरीके से जन संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि दे दी थी, मतलब पुनः फिर से जगा दिया था। ठीक है, यानी कि हम लोग जन संघर्ष के प्रति अपने मतलब जो हम लोग जन संघर्ष कर रहे हैं उसके प्रति हम लोग अड़े रहेंगे। ठीक है। उसके बाद जन आंदोलन और भागीदारी में छात्रों की ये भागीदारी रही कि हजारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए। ठीक है, और जामिया मिलिया, कासियापेट, इन तरह की विद्यालयों की स्थापना हुई। वकीलों में मोतीलाल नेहरू, CR दास, राजेंद्र प्रसाद, ये सब वकील ही तो थे। इन सब लोगों ने वकालत छोड़ दी। व्यापारी वर्ग जो था उसने स्वदेशी को समर्थन किया, विदेशी चीज़ों को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन किसानों ने इसे जमींदारी व्यापारियों के खिलाफ विरोध करने का भी अवसर के रूप में देखा। ठीक, अब अगर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आएँ तो महिलाओं की क्या भागीदारी रही। महिलाओं ने भी असहयोग आंदोलन में अपना पूरा योगदान दिखाया, जिसमें धरना प्रदर्शन में सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। तिलक कोष में आभूषण प्रदान दिए, है ना। तिलक कोष यानी कि एक बाल गंगाधर तिलक ने अपना एक कोष बनाया था, मतलब एक जिसपे औरतें जो है वो ब्याज दे सकती थी। किसमें वो जन संघर्ष में उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको और अच्छे से करने के लिए, तो इन्होंने अपने नाम का एक तिलक कोष बनाया था। उसमें महिलाओं ने क्या किया कि अपने आभूषण ये सब दान दे दिए। ठीक है, फिर मुस्लिम्स की क्या भागीदारी हुई। उन्होंने मोपला विद्रोह 1921 में जो कि हुआ था, ठीक है, उसके बावजूद हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत रही। फिर स्थानीय संघर्ष जो था वो अवध किसान आंदोलन, एका आंदोलन और पंजाब सिख आंदोलन में परिवर्तित हो गया। ठीक है, फिर अब हम लोग सरकारी दमन और पतन की बात करें उस टाइम, तो ब्रिटिश प्रतिक्रिया क्या हुई जो कि 1921 में हुई। उसमें क्या हुआ कि स्वयंसेवकों पर प्रतिबंध लगाया गया, नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, और विरोध प्रदर्शन को दबा दिया गया। ठीक, उसके बाद चौरी चौरा घटना होती है 1922 में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस टॉपिक से तो 2025 में ही PYQ पूछा जा चुका है और मैं लेकर भी आई हूँ, तो इसको याद रखना। चौरी चौरा घटना हुई कब, 1922 में। इसमें क्या हुआ कि पुलिस स्टेशन जला दिया गया और 22 पुलिसकर्मी मारे भी गए। ठीक है, उसके बाद अहिंसा के प्रति प्रतिबद्ध गांधी जी ने तुरंत नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, यानी कि असहयोग आंदोलन इसी टाइम वापस ले लिया गया था, अब याद रखना। ठीक, उसके बाद फिर बारडोली संकल्प होता है जो कि फरवरी 1922 में होता है। चौरी चौरा के साथ दोनों के एयर एक साथ, याद रखो। ठीक है, जिसमें कांग्रेस ने अपना ध्यान रचनात्मक कार्यों, खादी, शिक्षा, हिंदू मुस्लिम एकता पर केंद्रित कर लिया। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें दी गई हैं, इन तीनों में से कोई एक ना दिया जाए या कोई एक एक्स्ट्रा बढ़ा के दे दिया जाए PYQ तब भी बन सकता है, क्योंकि UPSC का ये फेवरेट पैटर्न है। ठीक है, फिर गांधी जी की गिरफ्तारी जो कि मार्च 1922 में हुई, जिसमें 6 वर्ष की सज़ा इनको सुनाई गई थी। ठीक, उसके बाद अब हम लोग असहयोग आंदोलन के प्रभाव और महत्व की बात करें तो व्यापक राजनीतिकरण इस टाइम पर हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती भी दी गई। ठीक है, भय का अंत क्या था, यानी कि भारतीयों के भय का अंत हुआ, जिसमें ब्रिटिश शासन अब अजेय नहीं माना जा रहा था। अजेय यानी कि जो हमेशा चलता रहे। ठीक, तो ये अब ब्रिटिश शासन इतना अजेय नहीं माना जा रहा था। फिर नए नेताओं का उसी टाइम पर उदय होता है, जिसमें सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन सब का उदय उसी टाइम पर होता है। ठीक, अब हम लोग स्वराज पार्टी बनाम अपरिवर्तनवादी देखें तो असहयोग आंदोलन के बाद के विभाजन में 1922 से 1930 का टाइम पीरियड आता है, याद रखो, जिसमें स्वराज पार्टी जो कि परिषद के समर्थक में था। ठीक, इसमें क्या हुआ कि CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में ये हो रहा था। स्वराज पार्टी का गठन CR दास, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में हुई। ठीक, ये 2 पॉइंट याद रखोगे, 2 नेताओं का नाम याद रखोगे। और उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने स्वराज पार्टी 1923 का गठन किया। अब इतना ये ईयर याद रखो इसमें। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या था गठन करने का, जिसमें औपनिवेशिक शासन, ठीक, औपनिवेशिक शासन को समाप्त या सुधारने के लिए विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन किया जाए। ठीक, अगर औपनिवेशिक का अर्थ किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, वैसे मैं ही बता दे रही हूँ। औपनिवेशिक का अर्थ होता है जब कोई शक्तिशाली शासक के द्वारा, यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उस टाइम पर भारत के लिए शक्तिशाली ही माने जाते थे। ठीक है, तो कोई भी शक्तिशाली राष्ट्र के द्वारा किसी भी कमज़ोर राष्ट्र पर, यानी कि किसी भी राष्ट्र पर कब्जा कर लेना, ठीक है, और लगातार उनका शोषण करना, ये औपनिवेशिकरण कहलाता है। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो भारत का
क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, तो इनको औपनिवेशिक बोलेंगे। ठीक है, और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, औपनिवेशीकरण। उसी टाइम पर अगर देखा जाए तो उससे पहले जब साउथ अमेरिका कब्जे में थी, पोर्तुगीज, स्पेन, इन सब के, तो इन सबको क्या बोला जाएगा, पोर्तुगीज, स्पेन, इन सबको क्या बोला जाएगा, इसके पक्ष में, साउथ अमेरिका के पक्ष में वो लोग औपनिवेशीकरण कर रहे थे, यानी कि उनका औपनिवेशीकरण का राज चल रहा था उस टाइम पर साउथ अमेरिका पर, और उन लोग को बोला क्या जाएगा, औपनिवेशिक बोला जाएगा। उसी तरह भारत में ब्रिटिश लोगों को क्या बोला जाएगा, औपनिवेशिक बोला जाएगा। और उस टाइम पीरियड, यानी कि उस टाइम जो हो रहा था उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, उसको औपनिवेशीकरण बोलेंगे। जिस प्रक्रिया के दौरान कोई भी मजबूत यानी कि स्ट्रांग राष्ट्र, ठीक है, स्ट्रांग राष्ट्र एक कमज़ोर राष्ट्र का शोषण करता है, वहाँ के लोगों का शोषण करता है, वहाँ की इकोनॉमी को अव्यवस्थित करता है। इस तरह की घटनाएं औपनिवेशीकरण के दौरान गिनी जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को इस शब्द का अर्थ पता चल गया होगा। ठीक है, फिर ब्रिटिश नीतियों को उजागर करने और बाधा डालने के लिए परिषदों का उपयोग किया गया, मंच के रूप में परिषद का उपयोग करना। फिर विधायी प्रतिरोध के माध्यम से असहयोग की भावनाओं को बनाए रखना। ठीक है, फिर अगर हम लोग परिवर्तन विरोधी बात करें तो परिषद में प्रवेश के लिए विरोधी थे, जिसमें राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में ये सब परिवर्तन विरोधी टाइम पीरियड काम चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद परिषद में प्रवेश का विरोध किसने किया, प्रवेश का विरोध किया गया, रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया गया, खादी और चरखा को बढ़ावा दिया गया, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस को बढ़ावा दिया गया, हिंदू मुस्लिम एकता और अस्पृश्यता का विरोध अभियान भी चलाया गया। ठीक है, भावी जन आंदोलन के लिए जमीन भी तैयार की गई। ठीक, फिर अगर हम लोग सुलह देखें तो दिल्ली 1923 में बेलगाम में सुलह होती है, जिसमें समझौता में क्या होता है कि स्वराज पार्टियों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई, लेकिन वे कांग्रेस का हिस्सा बन गए। ठीक है, फिर 1923 में जो चुनाव हुए उसमें स्वराजवादियों ने 141 में से 42 सीटें जीती और परिषदों में प्रभाव डाला, भले नहीं जीते। ठीक है, फिर अब हम लोग आज के सेशन में इतने असहयोग और खिलाफत आंदोलन, चौरा चौरी, इन सब तक यहाँ तक पढ़े हैं। ठीक है, देखिए इस स्लाइड को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आज मैं इतना ही बना पाई हूँ, कल आई होप ज़्यादा बना पाऊँगी। लेकिन उसके लिए मैं आप लोगों को 2025 के PYQ जितने भी हैं PYQ मैं लेकर आई हूँ। आप लोग अपनी नज़रें गड़ा कर एकदम सही आंसर देने की कोशिश करना। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में सब लोग टाइप करने के लिए तैयार हो जाओ। आंसर मैं ना दिखाने की कोशिश करती हूँ। 1 मिनट, अरे यार, हाँ चलो, देखा तो नहीं है। अब ये इसका आंसर आप लोग देने की कोशिश करिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है कि न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया, अगर ध्यान से सुना होगा तो इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी ही PPT से, मतलब आधी पेज, आप लोगों का आधा पेज भी नहीं लिखेगा, इतना मैंने पढ़ाया है। और उसी से आप लोग 2025 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व कर पाओगे। और ये है प्रत्यक्ष प्रमाण आपके सामने 2025 के सारे क्वेश्चन जो मैं आज लेके आई हूँ। ठीक, न यकीन होगा तो जाके मिला लेना, और जिसने दिया होगा उसको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब देखो, असहयोग आंदोलन यानी कि असहयोग कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है कि न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था, अहिंसा का कठोर अनुपालन किया गया था, उपाधियों और सम्मानों और उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण किया गया था। ठीक है, और चौथा क्या है कि विवादों के निपटारे के लिए पंचायतों की स्थापना की गई थी। ठीक, अब उपर्युक्त में से असहयोग कार्यक्रम के अवयव यानी कि तत्व यानी कि पार्ट्स यानी कि स्टेटमेंट कितने सही हैं, केवल 1, केवल 2, केवल 3 और केवल 4, यानी कि सभी 4। ठीक है, तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं 1 मिनट वेट करती हूँ। ठीक, जिसने भी ध्यान से सुना है वो पूरा कंफर्टेबल होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने में। आप लोग इस PPT की रेलेवेंसी देख सकते हैं, मेरी मेहनत की रेलेवेंसी देख सकते हैं कि कितना इजी हो जाएगा इस तरह से पढ़ने और पढ़ाने में, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो। ठीक, यानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक एंड शेयर भी करना पड़ेगा, और डेली बेसिस पर बेल आइकन भी दबा के रखिए। ठीक है, जिसमें इस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुँच जाए। हाँ चलिए, वो सब तो आप लोगों का माइंड भटकाने के लिए था। आंसर बताइए। चलिए, इसका आंसर मैं खुद ही बता दे रही हूँ। इसका आंसर क्या है, केवल 3। ठीक, चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। चलो देखो, मैंने आप लोगों को क्या बताया
कि न्यायालय और विदेशी वस्त्र का बहिष्कार असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख हिस्सा था, जो कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पहला। फिर दूसरा, यह आंदोलन महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित था, जिसमें अहिंसा का कठोर अनुपालन आवश्यक था। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाता है, आवश्यक था। इसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है। ठीक है, फिर कथन तीसरा क्या है कि ब्रिटिश आंदोलन यानी कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है इस टाइम पर। ठीक, आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त मानद उपाधियों और पदों को बरकरार रखने के बजाय उन्हें त्यागने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए यह कथन गलत है। ठीक है, एक मिनट। उपाधि और सम्मान का उनका सार्वजनिक उपयोग न करते हुए प्रतिधारण किया गया। हाँ ठीक है, ये कथन गलत है, लेकिन ये और ये सही हो जाते हैं। ठीक है, फिर चौथा क्या है कि ब्रिटिश संस्थानों को बदलने के लिए राष्ट्रीय विद्यालय, महाविद्यालय, निजी पंचायत, इन सबको तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन सब की स्थापना की गई। ठीक, तो 1, 2 और 4 असहयोग कार्यक्रम के तहत सही स्टेटमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तीसरा इसलिए नहीं सही है क्योंकि उपाधियों और सम्मानों का उनका सार्वजनिक उपयोग ना करते हुए प्रतिधारण किया, ये तो नहीं दिया गया था। स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों को ऊपर पढ़ाया है कि इन सब को भी त्याग दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, बाकी 3 सही हैं। ये है 2025 का PYQ। ठीक, अब आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर्स की रेलिवेंसी समझ में आ रही होगी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अरे यार, फिर से आंसर देख लिया। चलो कोई बात नहीं, देख लिया तो क्या, चलिए ये देखिए, अगर देख लिया तो फिर आप लोग अच्छे से अब इसको समझिए। 2025 का क्वेश्चन है, देखो क्या पूछ रहा है। ये भी असहयोग आंदोलन के लिए है। अब देखो एक साल में एक टॉपिक से 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन रहे हैं, और पढ़ना क्या है, सिर्फ 4 लाइनें उसके बारे में। ठीक है, देखो असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कांग्रेस ने घोषणा की कि सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करने का उसका उद्देश्य है। और दूसरा क्या है कि इसे चरणों से कार्यान्वित किया जाना चाहिए, और जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए थे, केवल तब जब स्वराज 1 वर्ष में प्राप्त ना हो और सरकार दमन पर उतर आती है। कौन से कथन सही हैं? 1, 2 and 2 and neither 1 and neither 2। तो इसमें आप लोग देख ही रहे होगे कि दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, जिसमें कथन 1 क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा की कि उसका उद्देश्य सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीके से स्वराज प्राप्त करना है, और दूसरा भी सही है जिसमें आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना, जिसमें सविनय अवज्ञा और करों का भुगतान न करना अगले चरण के लिए आरक्षित थे, जिन्हें केवल तभी लागू किया जाना था जब 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त नहीं होता और सरकार दमन का सहारा भी लेता। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में छुपाने की कोशिश करती हूँ, उसका आंसर नहीं दिखेगा आप लोगों को। दिख तो नहीं गया है? एक मिनट। ये भी 2025 का ही है। मैं आज सारे क्वेश्चन 2025 के ही लेके आई हूँ, और आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि इस लेक्चर से कितने आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस घटना के उपरांत गांधी जी ने जो अस्पृश्यता का सतत विरोध कर रहे थे और सभी क्षेत्रों में से उसके उन्मूलन के लिए अपील कर रहे थे, अपने राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रम में हरिजनों के उत्थान को शामिल करने का निश्चय किया था? कौन सा? पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रख्यापना यानी कि प्रोमलगेशन। देखो ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे, यानी कि ये आंसर नहीं है। ठीक है, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी मैंने आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आप लोग एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक, अब इन दोनों में से आप लोग बताइए। देखो गांधी इरविन समझौता यानी कि दिल्ली समझौता मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर पूना समझौता हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखो पूना समझौता जो है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने हमेशा अस्पृश्यता का विरोध किया है, लेकिन 1932 के पूना समझौता के बाद ही हरिजनों का उत्थान उनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बन गया था, और इस घटना के बाद गांधी जी ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के अपने प्रयासों बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए प्रयासों को तेज कर दिया गया। उन्होंने हरिजन कल्याण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत तेज आने लगी है। ठीक है, तो मुझे ये लेक्चर यहीं पर जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो रहा होगा, सॉरी, मुझे ये नहीं पता था। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको ख़त्म कर लेते हैं। राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिसमें हरिजन पत्रिका शुरू करना और हरिजन स्वयंसेवक संघ की स्थापना करना भी शामिल था। ठीक है, फिर पूना समझौता
ठीक। पूना पैक्ट 1932 की अगर हम लोग बात करें कि पूना समझौता कब हुआ, जिसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर ये बना, जो मुख्य रूप से दलितों के राजनीतिक अधिकारों और हिंदू समाज की एकता से संबंधित था। प्रमुख विवरण अगर इसका देखा जाए तो दिनांक 24 सितंबर 1932 को ये होता है। याद रखना पूना समझौता कब हुआ था। स्थान क्या है? यारवदा, सेंट्रल जेल, पुणे। पुणे बताओ कौन से राज्य में है? हस्ताक्षर करता है इस पर कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिसमें दलित वर्गों की ओर से किया था, और मदन मोहन मालवीय, जो गांधी जी और हिंदू नेताओं की ओर से कर रहे थे। ठीक है, अब मुझे अपना सेशन यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाकी के PYQ और MCQ मैं आप लोगों को स्लाइड में है, कल सॉल्व करवा दूंगी, ये देखिए। ठीक है, तो अब कल सॉल्व करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो आप लोगों का काम बस इतना है, जितना आप लोगों ने मेरे साथ नोट किया है वो आप लोग रिवीजन करना। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से नई PPT और नए दोस्त के साथ मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।